नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र के अंतर्गत हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं देखिए साइंस की सीरीज, और इसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे थे बायोलॉजी की सीरीज। इसमें अभी काफ़ी चैप्टर बचा हुआ है, अब से आपको एक कंटिन्यू वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें आज हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे टॉपिक नंबर 5 होगा जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकता। चलिए इसमें देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। टोटल प्रश्न इसमें लगभग आपको 20 के राउंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो किसी न किसी स्टेट पीसीएस में यूपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन की प्रक्रिया से गुजरने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? अब इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ग्रेगर, ध्यान रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि इसी के द्वारा यहाँ पे देखिए खोज की गई थी, इसीलिए इन्हें आनुवंशिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जीजे मंडल, ध्यान रखिएगा, जीजे मंडल, यही है, देख पा रहे हैं ना यहाँ पे जीजे, तो नाम सेम ही है यहाँ पे। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था वह था किसमें? यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली यहाँ पे किया गया था, तो किया गया था यहाँ पे गार्डन पी, ध्यान रखिएगा, गार्डन पी अर्थात मटर पे किया गया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उन्हें मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के, ध्यान रखिएगा, 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किया जो अधोलिखित है, जैसे कि पहला है यहाँ पे प्रभावता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, एवं तीसरा है यहाँ पे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्वेश्चन नंबर 4, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? अब किस पर आधारित है? ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर लैंगिक जनन पर, ध्यान रखिएगा, लैंगिक जनन पर ही आधारित है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट, जीनोम चित्रण अर्थात जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है, किससे संबंध है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जीन्स का चित्रण, ध्यान रखिएगा, जीन्स का चित्रण। इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। नेक्स्ट, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, किसके द्वारा यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के द्वारा यहाँ पे निर्धारित किया जाता है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं तथा इनका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक, जिसका नाम है वाल्डेयर, ध्यान रखिएगा, वाल्डेयर थे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जो जीन्स यहाँ पे डीएनए के भाग है, परंतु कुछ विषाणुओं में आरएनए के भाग होते हैं, जैसे कि रियो वायरस में। नेक्स्ट, जीन क्या है यहाँ पे? तो जीन एक प्रकार का डीएनए का, एक ध्यान रखिए, एक भाग है, डीएनए का एक यह भाग है। देख पा रहे हैं प्रत्येक गुणसूत्र में यहाँ पे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक यहाँ पे अम्ल अर्थात इसी को यहाँ पे डीएनए बोला जाता है। तो इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आप लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब पूछने की संभावना होती है। डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए की अणु के 5000 से, देख पा रहे हैं यहाँ पे, लगभग 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड 1 लाख अणु होते हैं अर्थात मोनोमर्स होते हैं। नेक्स्ट, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। इस परिवर्तन को बोला जाता है उत्परिवर्तन, इसी को म्यूटेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पे बोला जाता है। बहुत सारी मूवी यहाँ पे आप लोगों ने हॉलीवुड में जरूर देखा होगा। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्विकास के लिए आनुवंशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफ़ी महत्व होता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? इस इकाई को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, जीन। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जीन। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए के बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, वही जीन कहलाती है।
जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता के ध्यान रखिएगा मूलभूत इकाई के रूप में मौजूद होती है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है, तो गुण जो सूत्र जो संख्या ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट आप कह सकते हैं स्थिर रहती है। सामान्यतः किसी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है, कोई भी चेंज नहीं होगा। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डीएनए। सबसे जो अधिक उत्तरदायी है यही है डीएनए। ध्यान रखिएगा जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्लोमान जीन अर्थात इसी को जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये यही है प्लोमान जीन, इसी को जंपिंग जीन भी बोला जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बारबरा मैकलिटॉक के द्वारा। ध्यान रखिएगा बारबरा मैकलिटॉक के द्वारा यहाँ पे किया गया था। प्लोमान जो जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैकलिटॉक थे, जिन्हें 1983 में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ है। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जो जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल यहाँ पे नहीं बनाता है? उस अम्ल का नाम है यहाँ पे टायरोसिन। ध्यान रखिएगा टायरोसिन। इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पे एडेनिन की बात किया जा रही है। गुआनिन और साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं, जबकि यहाँ पे टायरोसिन एक अतात्विक अमीलो अम्ल है जो कि स्तनियों के शरीर में यहाँ पे निर्मित होता है। टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। ध्यान रखिएगा शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोस। ध्यान रखिएगा डीऑक्सीराइबोस। तो जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक अर्थात आरएनए। दोनों का फुल फॉर्म में बार बार कह रहा हूँ, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा डीऑक्सीराइबोस तथा नाइट्रोजनियम समाचार एडेनिन समाचार है यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन व यहाँ पे साइटोसिन होता है। इसके विपरीत जस्ट इसके उल्टा अगर देखा जाए तो आरएनए देखिए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा के राइबोसोम यहाँ पे नाइट्रोजनीय समाचार एडेनिन, ग्वानिन, यूरोसिन व साइटोसिन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट, डीएनए की खोज यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी? ध्यान रखिएगा डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए डीएनए की खोज किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था? तो इसमें एक व्यक्ति का नाम है स्विस। ध्यान रखिएगा स्विस एक रसायन शास्त्री है जिसका नाम है फ्रेडरिक मिसर ने किया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेडरिक मिसर ने किया हुआ था। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए होगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारा नाम भी डीएनए में इनका भी कंट्रीब्यूशन है। देखते हैं किस बारे में है। कह रहा है कि यह एक गलत धारणा है कि जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विलिकिंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया हुआ था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिसर ने की थी। नेक्स्ट, डीएनए की कुंडली
देख पा रहे हैं डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा बनाई गई थी, किसके द्वारा की गई थी। इसका नाम है वाटसन तथा क्रिक, ध्यान रखिएगा, वाटसन तथा क्रिक। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना प्रस्तुत किया। इसके अनुसार देखिए एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, इसी को हेलिफैक्स वगैरह आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडलीय संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा जो घुमाव है देखिए 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर यहाँ पे 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडलित डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रम होता है। नेक्स्ट, राइबोजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, तो यह देखिए एक प्रकार का आरएनए होता है, ध्यान रखिएगा आरएनए। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स, और मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं आरएनए अणु है जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी ऑल्टमैन को वर्ष 1989 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। इसका यहाँ पे ठीक है करेक्ट उत्तर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन। देख यहाँ पे ध्यान से देखिए, कार्बन 14 जो है समस्थानिक का उपयोग करके अनुष्ठान करने वाले, इसमें वैसा कोई यहाँ पे ध्यान रखिएगा इशू नहीं होता है। एक्सरे तकनीक इनको यहाँ पे खतरा जरूर होता है, ठीक है, कोयला खनक इनको भी नहीं होता है, रंगरेज और रंगसाज इनको भी यहाँ पे खतरा वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरे तकनीकी को सबसे अधिक समस्या होने की संभावना होती है, इसीलिए इसका ध्यान रखिएगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल यहाँ पे हो जाएगा ए। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 18 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, पूरे की पूरी घटना चक्र यहाँ पे साइंस की कंप्लीट कराई जाएगी, बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।